शुरू करते हैं अपना फिजियोलॉजी की डिस्कशन। ओके, सो हमारे पास एक सीक्वेंस वाइज मैंने बनाया था। सबसे पहले आपके पास जो 3 to 4 MCQs है ना, वो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, आपके इंट्रोडक्शन के अंदर जो आते हैं। फर्स्ट MCQ में उसने पूछा है, कंपेयरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस इन एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट देन इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट। तो हम लोगों ने जब पहले मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी डिस्कस की थी, तो उसके अंदर हमने कहा था कुछ ऐसे आयंस होते हैं जिनके आपने कंसंट्रेशन पे ज़्यादा फोकस रखना है, जिसके अंदर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट्स है। तो इसके अंदर अगर हम कंपेयर करें तो आपको इतनी चीज़ याद रहनी चाहिए कि कौन से आयन की कंसंट्रेशन इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट में और एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट में ज़्यादा कम होती है। उसको अगर हम कंपेयर करें तो सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ कैल्शियम और क्लोराइड, यानी 3 आयंस मैंने आपको बताया, सोडियम, कैल्शियम और क्लोराइड, जो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में इन कंपैरिजन टू इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट ज़्यादा होते हैं। अगर हम बात करें पोटेशियम की और मैग्नीशियम की, तो ये इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है दैट इज अबाउट कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में लेस होगा देन इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में। तो यहाँ पर अगर जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई है उसके हिसाब से जो पोटेशियम है दैट इज मोर इन एक्स्ट्रा सेलुलर, इन इंट्रा सेलुलर, सॉरी। ठीक है, अगेन कंसेंट्रेशंस आप नोट कर लो, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर बनेगा दैट वुड बी पोटेशियम, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में कम होता है और इंट्रासेलुलर में ज़्यादा होता है। बाकी जो आपके पास कैल्शियम, सोडियम और क्लोराइड है, हाँ, उनका केस ऑपोजिट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, अ सेल दैट हैज मेजर सिक्रीटरी रोल विल बी रिच इन। अब सेल के अंदर ना जो ऑर्गेनेलीज होते हैं वो डिपेंड कर रहा होता है कि उनका फंक्शन क्या है। अगर कोई सेल है जिसका फंक्शन मेजरली प्रोटीन की सिंथेसिस है, तो उसके अंदर राइबोसोम्स की अमाउंट ज़्यादा होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा सेल है जिसका मेजर फंक्शन पर ऑक्साइड जो होता है आपके पास H2O2 की फॉर्म में, उसकी मेटाबॉलिज्म है, तो उसमें पर ऑक्सीसोम ज़्यादा होना चाहिए। अगर उसका फंक्शन है कि उसमें फेगोसाइटोसिस करनी है, उसमें डिसइंटीग्रेशन होनी है, तो उसके अंदर लाइसोसोम्स का होना जरूरी है। लेकिन अगर हम सिक्रीशन की बात कर रहे होते हैं तो आपको जो सिक्रीटरी फंक्शन प्ले करते हैं ना, वो आपका गोल्जी अपरेटस करता है। परऑक्सीसोम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के मेटाबॉलिज्म करते हैं, उसको ब्रेक भी करते हैं और उसकी ज्वाइनिंग भी होती है उससे, यानी उसका पूरा मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों हो रहा होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें लाइसोसोम्स की, तो उसने डिसइंटीग्रेशन करनी होती है, उसने ब्रेक डाउन करना होता है सेलुलर कंपोनेंट्स का या एंटीजन अगर आप कह लो। और राइबोसोम्स ने प्रोटीन सिंथेसिस में मेजर रोल प्ले करना होता है। गोल्जी अपरेटस का काम होता है कि जो भी सिक्रीशन है उसकी पैकिंग पर आएगा, उसको वेसिकल्स बनाएगा और उसको सिक्रीट करेगा। तो सिक्रीटरी रोल जहाँ भी आएगा वहाँ पे गोल्जी अपरेटस की प्रेजेंस ज्यादा होगी। Then question number 3 is movement of particle across cell membrane through carrier proteins without expenditure of energy is। अब हम बात करते हैं कि सेलुलर लेवल पे जब ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है एक आयन ने एक इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट से एक्स्ट्रा सेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर मूव करना होता है, तो उसको एक बैरियर फेस करना पड़ता है जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है। उस सेल मेम्ब्रेन के बारे में क्या होगा कि अगर तो कहीं भी एनर्जी यूज नहीं हो रही तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये पैसिव जो है ट्रांसमिशन हो रही है। अगर एनर्जी का इस्तेमाल वहां पर हो रहा है, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी चल रही है, तो हम उसको बोलेंगे कि यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो अगर हम बात करें जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है ना, उसके अंदर एनर्जी यूज नहीं हो रही। सिंपली अगर मेम्ब्रेन अलाउ करती है कि एक पार्टिकल उसके थ्रू मूव कर जाए, उसके पास कर जाए उसके थ्रू, तो उसको हम सिंपल डिफ्यूजन कह देते हैं। लेकिन अगर वो कोई स्पेशल प्रोटीन का इस्तेमाल करी है, लेट्स से ये हमारे पास एक मेम्ब्रेन थी और यहाँ पर उसने प्रोटीन का पैसेज यूज किया है और फिर उसने मूवमेंट यहाँ पर हुई है, इसको हम अगर यहाँ पे एनर्जी यूज नहीं हो रही तो इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, यानी बगैर एनर्जी के एक्सपेंडिचर के और साथ साथ उसने किसी प्रोटीन को इस्तेमाल किया है, तो इस चीज़ को हम बोल देते हैं कि ये आपके पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। इसके साथ अगर यही प्रोटीन का इस्तेमाल करते हुए एक
एनर्जी इस्तेमाल करता है वो पार्टिकल मूव करने के लिए, तो हम उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कह देते हैं, राइट। क्या क्या हुआ कि अगर कोई प्रोटीन पार्टिकल इस्तेमाल हो रहा है, उसको हमने डिफ्यूजन तो कह दिया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, लेकिन वो एक्टिव नहीं होगा जब तक कि वो एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा होता। तो यहाँ पर क्योंकि उसने बता दिया आपको एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो रही और कोई ना कोई प्रोटीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आपके पास ये जो सारे फीचर्स हैं दैट आर अबाउट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस वाटर की मूवमेंट को कहते हैं। इसके लिए जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा कि वाटर की मूवमेंट है, हाई कॉन्सेंट्रेटेड एरिया से लो कॉन्सेंट्रेटेड एरिया पे जाएगा थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। सिंपल डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन को क्रॉस करा है विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, विदाउट एनी कैरियर प्रोटीन्स। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर कैरियर प्रोटीन का इस्तेमाल हो रहा है विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, और एक्टिव में अगर एटीपी का इस्तेमाल होगा यानी एनर्जी इस्तेमाल होगी। फिर आपके पास आता है को ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट इन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल दैट कॉजेज मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस। ये आपके बेसिक मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी से भी था और साथ साथ रीनल जो आपका यूरिनरी सिस्टम होता है उससे रिलेटेड भी था कि आपके जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है ना उसके ऊपर डिफरेंट पंप्स लगे होते हैं। उसके अंदर एक ऐसा को ट्रांसपोर्टर वाला पंप आपने ढूंढना था। को ट्रांसपोर्टर किसे कहते हैं कि अगर एक पंप है और वो आयन की मूवमेंट एक ही साइड पे कर रहा है, लेट्स से ये पंप था और यहाँ से क्रॉस करके सोडियम भी इसी डायरेक्शन में मूव किया जा रहा है और ग्लूकोज भी इसी डायरेक्शन में मूव किया जा रहा है, तो ये को ट्रांसपोर्ट है। काउंटरपोर्ट होती है कि अगर एक आयन इनसाइड मूव कर रहा है तो दूसरा जो है वो ऑपोजिट साइड पे मूव करेगा, इस साइड पे, तो इसको हम काउंटर पोर्ट कहते हैं। और जो सेम साइड पे कर रहा होता है उसको हम को ट्रांसपोर्टर कहते हैं। तो यहाँ पर उसने को ट्रांसपोर्टर की बात की थी और प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल की बात की थी, तो वहां पर ना सोडियम ग्लूकोज पंप होता है जो कि मैक्सिमली सोडियम को और ग्लूकोज को वापस आपकी बॉडी तक जो है वो रीअब्सॉर्ब कर लेता है, यानी यूरिन के अंदर एक्सक्रीशन से उसको प्रोटेक्ट कर लेता है। अगर हम बाकी बात करें कि आपका जो सोडियम कैल्शियम या सोडियम हाइड्रोजन पंप है, ये काउंटर पोर्ट्स करते हैं, यानी एक डायरेक्शन सोडियम को अगर इनसाइड कर रहा है तो कैल्शियम को आउटसाइड उल्टी डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करते हैं। और जो आपका हाइड्रोजन पंप है ये ना आपके डिस्टल ट्यूब्यूल के अंदर भी प्रेजेंट होता है। अगर हम किडनी की बात करें तो वहां पर जो आपकी एसिड बेस बैलेंस है ना वो मेंटेन कर रहा होता है। इसके साथ साथ आपके स्टमक के अंदर भी प्रेजेंट होता है क्योंकि वहां पर जब HCl की प्रोडक्शन होनी है, पेप्सिनोजन से पेप्सिन बनना है, HCl की प्रोडक्शन होनी है, तो वहां पर भी ये पंप होता है जिससे HCl की सिक्रीशन, HCl की प्रोडक्शन के लिए जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से रिलीज होता है। तो जो आपको प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है उसके अंदर आपके पास सोडियम ग्लूकोज पंप होता है। देन इज डेवलपमेंट साइड। हाँ जी, मैम जी पूछें। मैम हाइड्रोजन वाला रिपीट कर दें, हाइड्रोजन पंप, और एक अच्छा, बार स्क्रीन शॉट कर दें। ठीक है, मैं हाइड्रोजन पंप के बारे में आपको बताया कि दो साइट होती हैं जहां पर प्रेजेंट होगा, एक आपके नेफ्रॉन में ही डिस्टल ट्यूब्यूल के अंदर, और वहां पर ये एसिड बेस बैलेंस करेगा। अगर आपकी बॉडी के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये उसको यूरिन के थ्रू सिक्रीट कर देगा और एक्सक्रीट कर देगा, और अगर आपकी बॉडी के अंदर हाइड्रोजन आयन कम है तो ये वहां पे उसको रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, तो एसिड बेस बैलेंस कर रहा होता है। दूसरा, ये आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड में जब HCl की प्रोडक्शन होनी होती है, आपके स्टमक के अंदर HCl की प्रोडक्शन होनी होती है, वहां पे जो हाइड्रोजन आयन चाहिए होता है वो इस पंप के थ्रू आता है। तो उसकी साइट हमारे पास दो हैं, लेकिन जो क्वेश्चन के अंदर प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल पूछी हुई थी ये वहां की साइट पे नहीं होता। ठीक है। फर्स्ट MCQ का जिस बच्चे ने पूछा है दैट इज कंपेयरिंग इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन, तो वहां पर आंसर इज पोटेशियम। आप रिकॉर्डिंग में उसको ना सुन भी लेना एक्सप्लेनेशन में। The developmental side from second to fifth week of development of blood cells। अच्छा, ब्लड सेल की साइट ना डिफरेंट होती है। अब आपके पास होता क्या है कि जब बिल्कुल शुरू होता है ना आपकी लेट्स से फीटल लाइफ के अंदर, सबसे पहले जो एम्ब्रियोनिक यॉर्क सैक की वेसल्स है ना, वहां से रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन शुरू होती है जो कि फर्स्ट 8 वीक्स तक चलती है। तो यहाँ पर भी क्योंकि सेकेंड टू फिफ्थ वीक के बारे में पूछा हुआ था तो वो आपके एम्ब्रियोनिक यॉर्क सैक में आएगा। इसके बाद जब आपका 8 वीक गुजर गई, सेकेंड टू फिफ्थ मंथ के अंदर क्या होता है, लिवर और स्प्लीन ओवरटेक करती हैं और वहां पर
रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होती है। इसके बाद भी जब आपका स्केलेटन फुली डेवलप हो जाता है एंड बाय आफ्टर बर्थ भी जब आपका स्केलेटन फुली डेवलप होता है तो वहां पर आपका बोन मेरो ओवरटेक कर लेता है ये फंक्शन, और फिर आपके रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होती है। और रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को हम एरिथ्रोपोइसिस का फिनोमेना कह रहे हैं, जिसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज होती है एरिथ्रोपोइटिन, जो कि आपकी किडनी सिक्रीट करती है। तो ये चारों चीजें ब्लड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन के अंदर इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो पहले 8 हफ्ते तक डेवलपमेंटल लाइफ के अंदर एम्ब्रियोनिक यॉर्क सैक की वेसल से बनता है। फिर जो होता है 2nd to 5th मंथ के अंदर आपके लिवर और स्प्लीन के अंदर, और उसके ऑनवर्ड आपके बोन मैरो में जो है वो ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन हो रही होती है। देन क्वेश्चन नंबर 6 इज हीमोग्लोबिन सिंथेसिस बिगिन ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। जो ब्लड सेल की जो सारी सिंथेसिस है, इस फिनोमेना को हम एरिथ्रोपोइसिस बोल रहे हैं। एरिथ्रोपोइसिस की स्टेजेस होती हैं। पहली, अच्छा ये स्टेजेस में आप बेशक नाम याद कर लेना और एक एक लाइन उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट उसका फीचर होता है ना वो याद कर लेना। फर्स्ट स्टेज होता है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, या जिसको हम प्रो नॉर्मोब्लास्ट भी बोलते हैं। ये ऐसी स्टेज है जहाँ पे रेड ब्लड सेल्स के अंदर बड़ा सारा न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर बहुत सारे राइबोसोम्स होते हैं, साइटोप्लाज्म उसका बेसोफिलिक होता है। और यहाँ स्टेप है जहाँ पे हीमोग्लोबिन की रिपीट सिंथेसिस, करते हैं एक बार। ठीक है। एरिथ्रोपोइसिस आपकी ब्लड सेल प्रोडक्शन की जो सारा फिनोमेना है उसकी स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली स्टेज को हम बोलते हैं प्रो एरिथ्रोब्लास्ट या प्रो नॉर्मोब्लास्ट। इसके अंदर फीचर्स क्या हैं? लार्ज न्यूक्लियस, फाइन क्रोमैटिन, लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स, साइटोप्लाज्म जो है वो बेसोफिलिक होगा, और हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस यहाँ पर शुरू होगी, राइट। इसके साथ अगर हम बात करें सेकेंड स्टेज की, तो सेकेंड स्टेज में आपके पास आता है बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट। अब बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट सेकेंड स्टेज है, इसकी फाइंडिंग्स क्या होती हैं? न्यूक्लियस छोटा होना शुरू हो जाता है, न्यूक्लियोलस डिसअपेयर हो जाता है, और यहाँ पर हीमोग्लोबिन की बहुत कम सिंथेसिस हो गई होती है। थर्ड आपके पास स्टेज आती है पॉलीक्रोमैटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट। अब ये वो स्टेज है जहां पर सेल साइज भी डिक्रीज होता है, न्यूक्लियस मजीद डिक्रीज होता है, और हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर अपेयर हो जाती है। फोर्थ आपके पास आता है ऑर्थोक्रोमैटिक। यहाँ पर आपका कलर जो है ऑफ द साइटोप्लाज्म ये चेंज हो जाता है, ब्लू से पिंक की तरफ जाता है। फिर आपके पास रेटिकुलोसाइट आती है, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये थोड़े इमेच्योर से आर्बलेट सेल्स, यानी फाइनल स्टेज से एक स्टेप अभी पीछे होता है। यहाँ पर रेटिकुलोसाइट्स बनते हैं। रेटिकुलोसाइट्स बनने के बाद फाइनल आपके पास मेच्योर आर्बलेट सेल्स, आरबीसीज आ जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स आ जाते हैं, जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास स्टेजेस होती हैं, और जो उसने स्टेज पूछी हुई है कि हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस शुरू कहाँ पे होती है, तो दैट इज योर प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। फर्स्ट स्टेज के अंदर ही हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस भी शुरू हो जाती है, रेड ब्लड सेल्स भी बनना शुरू हो जाता है, और साथ साथ आपका हीमोग्लोबिन भी बनना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच फैक्टर इज एसेंशियल फॉर रेगुलेशन ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। अगेन एरिथ्रोपोइसिस की रेगुलेशन के लिए हमारे पास क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है? विटामिन B12 इस, अच्छा इसमें ना आपने जो प्रायोरिटी वाइज आपने याद रखना है, सबसे पहले ऑक्सीजन जरूरी है। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे कि फैक्टर्स क्या क्या इंपॉर्टेंट हैं एरिथ्रोपोइसिस के लिए। तो जो ऑक्सीजन है ना, अगर किसी भी साइट पे ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है, टिश्यू हाइपोक्सिक स्टेट के अंदर जाता है, तो आपकी बॉडी सेंस करती है यहाँ पर ऑक्सीजन की डिलीवरी करनी है, और वहां पर आरबीसीज की प्रोडक्शन को वो इंक्रीज कर देता है। आरबीसीज की प्रोडक्शन को ही हम एरिथ्रोपोइसिस कह रहे हैं। तो जब हाइपोक्सिक कंडीशन है तब आपकी बॉडी सेंस करती है कि अब हमें जो है वो आरबीसीज को प्रोड्यूस करना है। हाइपोक्सिक कंडीशन एरिथ्रोपोइटिन की सिक्रीशन को इनहांस करती है। एरिथ्रोपोइटिन से फिर एरिथ्रोपोइसिस का फिनोमेना शुरू होता है। फिर सेकेंड चीज विटामिन B12 और फॉलिक एसिड हैं, जो कि मेचोरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सेल बन गया लेकिन अब इसने मेच्योर जो होना है, फाइनल मेच्योर स्टेज जब चाहिए होती है, उसके लिए विटामिन B12 और फॉलिक एसिड है। इसकी आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मल
एब्जॉर्प्शन ज़रूरी है कि आपके जो जिसे कहते हैं ना गैस्ट्रिक म्यूकोजा, जो आपका स्टमक की लाइनिंग है उसका नॉर्मल होना ज़रूरी है, क्योंकि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है ना वो एक चीज़ सिक्रीट करता है, इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन होती है। कुछ ऐसे केसेस जिसके अंदर आपकी गैस्ट्रिक लाइनिंग अगर डैमेज हो जाती है, इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बन रहा होता, तो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन भी नहीं होती। तो विटामिन B12 भी इंपॉर्टेंट है मेचोरेशन के लिए, इसके साथ साथ फॉलिक एसिड भी इंपॉर्टेंट है मेचोरेशन के लिए। फिर कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं जिनका मेजर रोल नहीं है, लेकिन वो भी उसकी प्रोडक्शन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल ही प्ले कर रहे हैं, जैसे आयरन है, ये विटामिन C है। इसके साथ साथ दूसरे मेटल्स जैसे कॉपर, कोबाल्ट और मैंगनीज है। फिर हॉर्मोन्स के अंदर थायराइड हार्मोन है, टेस्टोस्टेरॉन जो है आरबीसी की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, और इंटरल्यूकिन्स। जो विटामिन C है ना वो आयरन की फॉर्म को फेरिक से फेरस में, यानी Fe3+ से Fe2+ के अंदर चेंज करता है, और जो आपके पास फेरस फॉर्म है वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होती है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं जो एरिथ्रोपोइसिस को रेगुलेट करने के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो ऑल ऑफ दीज वाज द आंसर। देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है जॉन्डिस से रिलेटेड, हेमोलिटिक जॉन्डिस। अच्छा, जॉन्डिस क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर अगर जैसे आप कहते हो यरकान जिसे कहते हैं ना, ये जॉन्डिस होता है। अब दो तरीके से हो सकते हैं, एक हेमोलिटिक जॉन्डिस है और एक आपके पास ऑब्स्ट्रक्टिव होता है। हेमोलिटिक का मतलब है कि आपकी आरबीसीज बहुत ज्यादा नॉर्मल से ज्यादा स्पीड से ब्रेक डाउन हो रही है उसकी, और वो आपकी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया है। दूसरा आपके पास ऑब्स्ट्रक्टिव क्या है कि आपकी जो बाइल डक्ट थी उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, जिससे आपके, अच्छा इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं कि आपके पास आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन हुई, उससे कंपोनेंट आया, उस कंपोनेंट ने जाकर लिवर के अंदर एक मैकेनिज्म था कॉन्जुगेशन, उससे जब कहते हैं पास करेगा, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बनेगा। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ने आपकी बॉडी से एक्सक्रीट होना है, ये नॉर्मल फिनोमेना होता है। अगर इतना ज्यादा आरबीसी ब्रेक होना शुरू हो जाए कि लिवर उसको कॉन्जुगेट ही ना कर पा रहा हो और वो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए, उसको हम बोलते हैं हीमोलिटिक। और अगर कुछ ऐसा हो जाए कि बाइल जहां से उसने कॉन्जुगेशन के बाद पास आउट करना था वही ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है और वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो पा रही, उसको हमने बोल दिया ऑब्स्ट्रक्टिव। तो यहाँ पर आपके पास आपने बताना था कि हीमोलिटिक से रिलेटेड क्या चीज ट्रू है और कौन सी जो है वो आपके पास ऑब्स्ट्रक्टिव होगी। तो अगर हम बात करें हीमोलिटिक की, फर्स्ट ऑप्शन में कॉज्ड बाय ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल डक्ट और लिवर डिजीज, तो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव। सेकंड इज एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ लिवर इज इम्पेयर्ड, इट इज अगेन अबाउट ऑब्स्ट्रक्टिव। प्लाज्मा concentration of unconjugated bilirubin is elevated, इट इज अबाउट hemolytic। कैसे? आरबीसीज की ब्रेकडाउन हुई, नेक्स्ट स्टेप था उसने लिवर में जाके कॉन्जुगेशन करनी थी, लेकिन अगर इतनी ज्यादा आरबीसीज की ब्रेकडाउन है कि वो लिवर के पास जाके कॉन्जुगेशन नहीं कर पा रहा, तो बॉडी के अंदर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की एलिवेशन हो जाएगी। फिर टेस्ट फॉर यूरोबिलिनोजन इज नेगेटिव। अब यूरोबिलिनोजन क्या होता है? यूरोबिलिनोजन क्या है कि जब आपके पास ये ना ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जब होता है ना तब नेगेटिव आता है। क्या होगा कि अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो कोई भी बिलिरुबिन इंटेस्टाइन तक नहीं जाएगा। जब बिलिरुबिन इंटेस्टाइन तक नॉर्मली जाता था, इंटेस्टाइन में जाके उसने यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट होना था। लेकिन हम ऑब्स्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, बिलिरुबिन इंटेस्टाइन तक रीच ही नहीं कर पा रहा, तो वो यूरोबिलिनोजन में भी कन्वर्ट नहीं होगा। अगर कोई चीज इंटेस्टाइन तक नहीं जा पा रही या किडनी तक नहीं जा पा रही, तो वो एक्सक्रीट भी नहीं होगी। यूरोबिलिनोजन अगर नहीं बन रहा तो वो यूरिन के अंदर भी एक्सक्रीट नहीं होगा। अगर यूरोबिलिनोजन यूरिन के अंदर नहीं आएगा, इस टेस्ट को हम बोलेंगे नेगेटिव। तो ये कब होता है? जब आपके पास ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस आता है, राइट। तो बाकी अल्फा बीटा और डेल्टा ऑब्स्ट्रक्टिव को जो है वो शो कर रहे हैं, और जो आपके पास हेमोलिटिक से रिलेटेड है दैट इज योर चार्डी ऑप्शन, कि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल रेज करता है। क्वेश्चन नंबर 9 इज अबाउट आर्नेत काउंट शिफ्ट्स टू राइट विद। अब आर्नेत काउंट ना आपके पास न्यूट्रोफिल की डेवलपमेंट में हम बता रहे होते हैं कि न्यूट्रोफिल ना इसके अंदर बहुत सारे लोब्स होते हैं आपके न्यूक्लियस के। अगर विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी तो उसके अंदर लोब्स का नंबर ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसमें हम एक चार्ट बनाते हैं, 5 लोब्स बनाते हैं, लेट्स से यहाँ पे 1,
और फिर यहाँ से ऐसे करके ना ये 5 इस सीक्वेंस में चलता है। अगर विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी तो आपके जो लोब्स हैं वो इंक्रीज कर जाएंगे। अगर आपके पास कोई इन्फेक्शन होगा तो आपके लोब्स जो है न्यूट्रोफिल्स के वो डिक्रीज कर जाएंगे। तो राइट साइड पे शिफ्ट कब आता है? जब उसकी मैचुरेशन नहीं हो रही, जब विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है। और लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कब आता है? जब कोई इन्फेक्शन होता है। तो बहुत सारे आपके पास जो है वो ऐसे न्यूट्रोफिल्स बन जाते हैं जिनके लोब्स का नंबर कम होता है। तो यहाँ पर उसने राइट शिफ्ट के बारे में पूछा था, जिसका आंसर इज विटामिन B12 या फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। और जब इन्फेक्शन होता है ना तो उसके अंदर बहुत सारे यंग न्यूट्रोफिल्स डेवलप होते हैं। तो वो भी आपकी जो लेफ्ट शिफ्ट करवा रहे होते हैं। तो लेकिन जो राइट शिफ्ट होती है दैट इज विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी। एक्सक्यूज मी मैम, जी। ये न्यूट्रोफिल वाला एक बार रिपीट कर दें, लोब्स वाला। अच्छा, न्यूट्रोफिल्स में ना जो आपके पास न्यूक्लियस है वो लोब्यूलर होता है। उसके 1 to 5 लोब्स हो सकते हैं। अब 1 to 5 लोब्स में हमारे पास वैरायटी आती है। अगर तो बॉडी के अंदर विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी तो ऐसे न्यूट्रोफिल्स बनेंगे जिसके अंदर अप टू 4 और 5 लोब्स बनेंगे। लेकिन अगर बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन है और बहुत सारे न्यूट्रोफिल्स उस टाइम पे बन रहे हैं और वो यंग हैं, तो आपके पास ऐसे न्यूट्रोफिल्स बनेंगे जिसके अंदर 1 to 2 और 3 लोब्स होंगे। तो इसको हम इस स्केल को हमने आर्नेत काउंट बोल दिया कि 1 2 3 4 5 ऐसे स्केल बना दिया। राइट साइड पे जाने का मतलब है लोब्स ज्यादा होना और लेफ्ट साइड पे जाने का मतलब है लोब्स कम होना। ठीक है। तो इस तरह शिफ्टिंग के बारे में बात हो रही थी कि शिफ्ट कैसे होगा। अगर विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है तो ज्यादा लोब्स बनेंगे, और अगर इन्फेक्शन है, यंग सेल्स बन रहे हैं, तो कम लोब्स वाले जो न्यूट्रोफिल्स है उनकी प्रोडक्शन होगी। देन क्वेश्चन नंबर 10 है, which of the following is not a cause of neutropenia? आपकी बॉडी के अंदर दो कंडीशंस हो सकती हैं। या तो आपके न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाए, मतलब रेज्ड अमाउंट में प्रोडक्शन हो उसकी, या उसकी लो कम अमाउंट में प्रोडक्शन हो रही है, लेस अमाउंट में प्रोडक्शन हो रही है। अगर तो प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है उसको हम बोल देते हैं ये न्यूट्रोफीलिया है। और अगर हमारे पास आता है उसका काउंट कम हो रहा है तो इसको हम न्यूट्रोपीनिया बोलते हैं। एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। अब क्या होता है, न्यूट्रोपीनिया कब होगा? जब कोई मैम ऐसा कुछ इन्फेक्शन। जी। मैम लेफ्ट पर फिर किस सिचुएशन में जाएगा? अर्नेत। इन्फेक्शन केस में, जब यंग न्यूट्रोफिल्स बनेंगे और इन्फेक्शन का केस होगा। ठीक है। अब हमारे पास न्यूट्रोपीनिया क्या बताया मैंने कि आपके पास न्यूट्रोफिल का काउंट नॉर्मल से कम हो गया है। ये कम कब होगा? जब आपकी बॉडी के अंदर कोई ऐसा इन्फेक्शन है जो कि न्यूट्रोफिल्स को बनने नहीं दे रहा, या जो न्यूट्रोफिल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो इस तरह के इन्फेक्शन यूजुअली टाइफाइड होता है, डेंगू होता है, मलेरिया होता है, जो कि आपके न्यूट्रोफिल को या तो डिस्ट्रॉय कर देता है या उसके मजीद प्रोडक्शन को स्टॉप कर रहा होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि कुछ ऐसी स्टेजेस, जैसे आपकी बॉडी के अंदर कोई डैमेज हो गया है, इन्फ्लेमेशन है, या सर्जरी के बाद, या प्रेगनेंसी में, स्ट्रेस की कंडीशन के अंदर, न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर, वहां पर न्यूट्रोफिल की कंसंट्रेशन मोर देन नॉर्मल होती है, वहां पर न्यूट्रोफीलिया होता है। तो यहाँ पर, और बर्न्स के केसेस में भी, तो यहाँ पर जो कंडीशंस दी हुई है बीटा चार्ली डेल्टा, इस केस के अंदर न्यूट्रोपीनिया होता है। लेकिन बर्न्स में, सर्जरी के बाद, प्रेगनेंसी में, स्ट्रेस में, मेंस्ट्रुएशन में, न्यूबॉर्न के केसेस में, इन्फ्लेमेशंस में, यहाँ पर न्यूट्रोफीलिया होता है। देन आपके पास इन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, फैक्टर 1। अच्छा, यहाँ पे हमारी ब्लड जो क्लॉट बनता है ना उसके अंदर डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि ऑलमोस्ट 13 होते हैं। आपने क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट वाले फैक्टर्स हैं। जी। मैम 10 वाला एमसीक्यूज एक बार दिखा दें। अच्छा, which of the following is not a cause of neutropenia? जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं इसमें से आपने कौन कौन से याद करने हैं इज 1 2 3 4 एंड 13। ठीक है। अब इसमें आपने याद क्या क्या करना है। फैक्टर 1 इज फाइब्रिनोजन, फैक्टर 2 इज प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 3 इज टिश्यू फैक्टर,
फैक्टर 4 इज कैल्शियम और फैक्टर 13 इज फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, ये आपने 5 याद कर लेने, आपको सारे के सारे याद करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर भी जो उसने क्वेश्चन पूछा था कि क्लॉटिंग फैक्टर्स के अंदर फैक्टर 1 क्या है, तो फैक्टर 1 इज फाइब्रिनोजन। राइट, मैं इसको एक दफा अगेन रिपीट कर रही हूँ, उसको नोट कर लें। 1 2 3 4 और 13 आपने याद रखना है। 1 फाइब्रिनोजन है, 2 प्रोथ्रोम्बिन है, 3 टिश्यू फैक्टर है, 4 कैल्शियम है और 13 फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर है। देन क्वेश्चन 11 में ब्लड, अच्छा ये वही हो गया, इसमें फाइब्रिनोजन इज द राइट आंसर, फैक्टर 1। देन 12 में वो बोल रहा है इन एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 10 इज एक्टिवेटेड। अब आपकी बॉडी के अंदर ना ट्रोमा की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि उसकी क्लॉटिंग किस पाथवे से होगी। अगर आपका टिश्यू, आपका जो वेसल है उसको, उसका ट्रोमा है, उसमें डैमेज है, तो आपके एक्सट्रिंसिक पाथवे के जो फैक्टर्स हैं वो एक्टिवेट होंगे और उसको रिपेयर करेंगे। लेकिन अगर आपके पास ब्लड का ट्रोमा है या ब्लड का जो कोलेजन है उससे डायरेक्ट एक्सपोजर हो गया है, तो इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होता है। इसमें डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अब एक्सट्रिंसिक की बात करें तो वहां पर जो आपके पास वेसल है या उसके अराउंड की सराउंडिंग है उसका डायरेक्ट ट्रोमा है। इसमें जो आपके पास सबसे पहले एक्टिव होता है फैक्टर 10। लेकिन फैक्टर 10 को एक्टिव कौन कर रहा है? टिश्यू फैक्टर विद फैक्टर 7। ये दो फैक्टर्स हैं जिन्होंने मिलकर आपके फैक्टर 10 को एक्टिवेट करना होता है। तो टिश्यू फैक्टर एंड फैक्टर 7 ये करेंगे, आपके फैक्टर 10 को एक्टिवेट करेंगे। फैक्टर 10 आके प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को एक्टिवेट करेगा जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। और इस स्टेप के अंदर फैक्टर 5 और कैल्शियम इज आल्सो इन्वॉल्व। तो जो सारे फैक्टर्स आपके एक्सट्रिंसिक पाथवे में इन्वॉल्व होते हैं दैट इज टिश्यू फैक्टर, फैक्टर 7, फैक्टर 10, फैक्टर 5 और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। देन आपके पास आता है, मैम इंट्रिंसिक का रिपीट कहाँ इन्वॉल्व होते हैं? ओके, एक्सट्रिंसिक पाथवे है और इंट्रिंसिक है। एक्सट्रिंसिक की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। सबसे पहले टिश्यू ट्रोमा हुआ, टिश्यू ट्रोमा के बाद टिश्यू फैक्टर एक्टिवेट हुआ। टिश्यू फैक्टर ने फैक्टर 7 को फैक्टर 7A में कन्वर्ट किया, यानी फैक्टर 7 एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट किया। फिर टिश्यू फैक्टर और फैक्टर 7 ने मिलके फैक्टर 10 को एक्टिवेट किया। फैक्टर 10 ने अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर 5 एंड कैल्शियम एंड टिश्यू फैक्टर, तीन चीजें, इन तीनों ने प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के थ्रू प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनाया। ठीक है, यस मैम, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है ब्लड ट्रांसफ्यूजन आर मेड टू पेशेंट इन सिट्रेटेड बैग्स एंड नॉट विद ऑक्सैलोएसिटेट, द रीजन इज। अब ब्लड को ना अगर आप अपनी बॉडी से बाहर निकालते हो तो वो उसका एक स्पेसिफिक टाइम है जिसके बाद उसने क्लॉट कर जाना है। तो जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे होते हैं उसको हम स्पेशल बैग्स के अंदर स्टोर करते हैं ताकि उसके अंदर जो क्लॉटिंग है वो ना हो और उसको हम थोड़े अरसे के लिए स्टोर कर सकें। अब उन बैग्स के अंदर सिट्रेट होता है। अगर हम चाहते हैं ना कि ब्लड कोएगुलेट ना करे तो हम डिफरेंट चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर ऑक्सैलोएसिटेट आता है, जिसके अंदर हेपारिन आता है, जिसके अंदर सिट्रेट आयंस आते हैं, अब और सिलिकॉन आता है। इसके डिफरेंट डिफरेंट आपके पास जो है ना वैरायटी होती है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। लेकिन जो हम बैग्स यूज करते हैं उसके अंदर सिट्रेट इस्तेमाल करते हैं ना कि ऑक्सैलोएसिटेट। इसके रीजन क्या है? ऑक्सैलोएसिटेट बेसिकली क्या करता है, आपके ब्लड के अंदर जो कैल्शियम है ना उसको प्रेसिपिटेट कर देगा। फिर अगर कैल्शियम अवेलेबल नहीं होगा, आपका जो क्लॉटिंग का जो सारा अभी पाथवे हम पढ़े थे उसमें कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर कैल्शियम नहीं होगा क्लॉट नहीं बनेगा। उसने प्रिवेंट तो कर दिया। दूसरी चीज अगर हम बात करें सिट्रेट की, तो उसने क्या किया कि आपको जो कैल्शियम था ना उसको डी आयोनाइज कर दिया। तो अगर कैल्शियम अपनी डी आयोनाइज्ड फॉर्म में होगा तब भी क्लॉटिंग नहीं होगी। दोनों काम तो एक ही कर रहे हैं, लेकिन ऑक्सैलो एसीटेट आपके पास ऐसे आइंस बना देता है, ऑक्सलेट आइंस बना देता है जो कि पॉइजनस होते हैं। तो हम प्रिवेंट करते हैं कि हमने कोई भी पॉइजनस चीज अपनी बॉडी के अंदर तो इन्फ्यूज नहीं करनी, ट्रांसफ्यूज नहीं करनी। अगर हमने उसको वैसे किसी और
टेस्ट के लिए स्टडी करना है तो हम उसको ऑक्जेलोएसीटेट से ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन नॉट विद जब आपने ट्रांसफ्यूजन करनी है उस टाइम पे आप ऑक्जेलोएसीटेट इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ऑक्जेलेट इज पॉइजनस। और हम लोगों ने जो ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है उसके लिए हम सिट्रेटेड बैग्स यूज करते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज कि सिट्रेट जो है ना वो कुछ क्वांटिटी के अंदर आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मल रहता है। आपकी बॉडी के अंदर लिवर क्या करता है कि जब सिट्रेट आयन आया, सिट्रेट्स को उसने जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया। अगर एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आपका लिवर इम्पेयर्ड है तो आपका सिट्रेट बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा और उस एक्यूमुलेशन की वजह से वो हार्मफुल इफेक्ट्स देगा। तो अगर लिवर इम्पेयर्ड है तब हम सिट्रेट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अगर हम फायदा ढूंढ रहे हैं इन सब में अंदर से, पहले वो कहते हैं कि ऑक्जेलोएसीटेट प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ एक्टिवेशन फैक्टर, ऐसा नहीं है। ऑक्जेलोएसीटेट जो करता है, ऑक्जेलेट जो उसका मैकेनिज्म है दैट इज वो उसकी प्रेसिपिटेशन कर देते हैं। ऑक्जेलोएसीटेट इंक्रीजेस कैल्शियम लेवल, रॉन्ग, ये डिक्रीज कर देता है। इज पॉइजनस, यस इट इज पॉइजनस, इसीलिए हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। और सिट्रेट को हम इम्पेयर्ड लिवर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी गलत है। इम्पेयर्ड लिवर होगा तब हम सिट्रेट भी नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि तब वो सिट्रेट जो है वो अगेन इट विल बिकम हार्मफुल फॉर योर बॉडी। The question number 14 is condition that will not cause excessive bleeding is. अब excessive bleeding किस केस में होगी कि जब आपके पास जो फैक्टर्स जो क्लॉट बना रहे थे उसके अंदर कोई इम्पेयरमेंट आ गई है, वो जो क्लॉटिंग फैक्टर्स थे उसके अंदर कोई डेफिशिएंसी है या इम्पेयरमेंट है, तब क्लॉट नहीं बनेगा और ब्लीडिंग एक्सेस में हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशंस, विटामिन के इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट आपकी ब्लड क्लॉटिंग के लिए। अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी क्योंकि क्लॉट नहीं बन पा रहा। हीमोफीलिया में आपका फैक्टर 8, फैक्टर 9 और फैक्टर 13 उसकी डेफिशिएंसी होती है। हीमोफीलिया को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, हीमोफीलिया ए, बी और सी। हीमोफीलिया ए के अंदर फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है, बी के अंदर फैक्टर 9 की और सी के अंदर फैक्टर 13 की। तो इस केस में क्या होता है, अगेन आपके पास क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं है, क्लॉट नहीं बनेगा तो ब्लीडिंग एक्सेस हो जाएगी। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इज प्लेटलेट की डेफिशिएंसी। प्लेटलेट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लॉटिंग। प्लेटलेट नहीं होगा, क्लॉट नहीं बनेगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाएगी। तो ये जो बीटा चार्ली डेल्टा है इस केस के अंदर तो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है। कैल्शियम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर क्लॉट फॉर्मेशन। तो अगर कैल्शियम लेवल इंक्रीज है तब तो क्लॉट ज्यादा बनना चाहिए ना, एक्सेसिव ब्लीडिंग तो नहीं होनी चाहिए उस टाइम पे। तो जो आपका नॉट कॉज एक्सेसिव ब्लीडिंग है दैट इज योर रेज्ड कैल्शियम लेवल। बाकी जो बीटा चार्ली डेल्टा है वो एक्सेसिव ब्लीडिंग कॉज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 इज ट्रांसप्लांट ऑफ ऑर्गन फ्रॉम पिग टू ह्यूमन बॉडी। अब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट, टिश्यू ट्रांसप्लांट करते हैं, उसको डोनर और रेसिपिएंट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है। अब इसमें ना ये भी आप लोग नोट कर लो, 4 टाइप ऑफ ट्रांसप्लांट होते हैं। ऑटोग्राफ्ट का मतलब क्या है कि लेट्स से एक ह्यूमन था, मैंने उसी का कोई टिश्यू लिया और एक पार्ट से लेके दूसरे पार्ट के अंदर उसका ग्राफ्ट कर दिया, राइट। ये पर्सन था और इसी पर्सन से मैंने कहीं से एक टिश्यू उठाया या ऑर्गन उठाया और उसको दूसरे पार्ट के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया, दिस इज ऑटोग्राफ्ट। अगर हमारे पास होता आइसोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट का मतलब है कि आइडेंटिकल ट्विन्स, दो ह्यूमन हैं और वो एक दूसरे के ट्विन हैं, हमने उस ट्विन्स में से एक ट्विन से कोई ऑर्गन या टिश्यू लिया और उसको दूसरे में ट्रांसप्लांट कर दिया, दिस इज आइसोग्राफ्ट। थर्ड आपके पास जो एलोग्राफ लिखा हुआ है इसका मतलब होता है एक एनिमल से दूसरे एनिमल, लेकिन उनकी स्पीशीज सेम होनी चाहिए, राइट, सेम स्पीसी के होंगे और उसमें हम ट्रांसप्लांट करेंगे, तो दिस इज एलोग्राफ्ट। जीरोग्राफ्ट क्या होता है कि एक एनिमल से लेके, एक नॉन ह्यूमन एनिमल से लेके मैं उसको ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है वो ट्रांसप्लांट करूं, इसको हम बोलते हैं जीरोग्राफ्ट। मैम एलो और आइसो बता दें। अच्छा, एलो का मतलब क्या है कि आपने किसी भी एनिमल से, एक ही एनिमल से लिया, एक स्पीशी का था वो, उसको उसी किसी और एनिमल में डाला जो कि सेम स्पीशी का था। लेट्स से एक कैट थी और उससे मैंने कुछ जो क्या कहते हैं ट्रांसप्लांट करना था और दूसरी कैट में ही किया, मैंने उसकी स्पीशी चेंज नहीं की है, राइट। तो इसको मैं बोल रही हूँ कि ये एलोग्राफ्ट है। दूसरा आइसोग्राफ्ट का मतलब होता है ट्विन्स, लेट्स से दो ब्रदर्स हैं और दे आर आइडेंटिकल ट्विन्स ऑफ ईच अदर, उनमें मैं अगर एक से लेके दूसरे के अंदर ट्रांसप्लांट करूंगी तो दिस इज आइसोग्राफ्ट। ऑटो अपनी ही बॉडी का, आइसो अपने आइडेंटिकल ट्विन का, एलो अपने ही स्पीशी का और जीरो इज फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन, लेट्स से फ्रॉम पिग टू ह्यूमन। तो क्वेश्चन भी आपके पास पूछा गया है फ्रॉम पिग टू ह्यूमन, तो आपके पास आंसर इज जीरोग्राफ्ट।
Then question number 16 is entry of same pathogen next time when a primary response has been made against it will cause more potent and rapid response because अब क्या होता है आपकी बॉडी के अंदर लेट्स से एक पैथोजन था, उसने एंटर हुआ आपकी बॉडी के अंदर, जो बी लिम्फोसाइट से उन्होंने क्या किया, एंटीबॉडी की प्रोडक्शन की ताकि उसको डिस्ट्रॉय करें, और ये आपके पास इनिशियल रिस्पॉन्स आया था। ठीक है, एंटीबॉडी की प्रोडक्शन के साथ साथ जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो मेमोरी सेल्स भी बना देते हैं। मेमोरी सेल्स क्या करते हैं, इस एंटीजन को ना याद रख लेते हैं कि ये हार्मफुल चीज थी जिसने हमारी बॉडी के अंदर डिस्ट्रक्शन की थी और इसके खिलाफ मैंने एंटीबॉडी बनाई थी, राइट। हमने इसको याद कर लिया, नेक्स्ट टाइम उसी एंटीजन का जब एक्सपोजर होगा तो बॉडी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होगी और वो बहुत जो पोटेंट और बहुत रैपिड रिस्पांस देगी। ये क्यों होता है, ये फर्स्ट टाइम एक्सपोजर में था, और यही उसी पैथोजन का अगर सेकंड टाइम एक्सपोजर होता है तब हमारे पास रिस्पांस ऐसे आता है। एक तो रैपिड भी आता है और दूसरा ये कि पोटेंट भी आता है, यानी बहुत पावरफुल आता है। इसकी रीजन ये होती है कि आपके जो मेमोरी सेल्स हैं वो उसको रिकग्नाइज कर लेते हैं, और मेमोरी सेल्स बनते हैं आपके बी लिम्फोसाइट से। तो यहाँ पर जो पोटेंसी और रैपिड रिस्पॉन्स के बारे में बात की है वो क्योंकि उसकी रिकग्निशन हो जाती है बाय मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल्स उनको याद कर लेते हैं कि नेक्स्ट जब भी एंटीजन आएगा तो मैंने इसका रिस्पॉन्स बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग देना है। देन हम आपके पास आते हैं एंटीबॉडीज रिलीज ड्यूरिंग प्राइमरी रिस्पॉन्स। अब प्राइमरी रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि सबसे पहला एक्सपोजर हुआ है किसी भी एंटीजन का, इसको हम प्राइमरी कह रहे हैं। सेकेंडरी हम कहते हैं कि अगर वही एंटीजन का एक्सपोजर दूसरी बार हो। तो प्राइमरी एक्सपोजर के अंदर जो आपके पास IgM है वो रिलीज होता है। ये बेसिकली आईजीज हैं क्या, ये एंटीबॉडीज हैं। एंटीबॉडीज आप ये कह लो कि आपके जो ब्लड है, आपकी जो बॉडी है उसके सोल्जर्स, उनको हम एंटीबॉडीज बोलते हैं। डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इसका निमोनिक याद करने के लिए इस GAMED, GAMED, IgG, IgA, IgM,